बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद नेक्स्ट हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे कि लीनियर मोमेंटम के मतलब तो आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम का और एंगुलर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है ये लीनियर मोशन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका एक आम किरदार होता है लीनियर मोशन में। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये रोटेशनल मोशन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका रोटेशनल मोशन में एक काम किरदार होता है। लीनियर मोमेंटम को फोर्स के साथ चेंज किया जा सकता है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको टॉर्क के साथ चेंज किया जा सकता है। लीनियर मोमेंटम जो होता है ये कंजर्व रहता है अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, मतलब ये चेंज नहीं होता। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इस पर अगर कोई टॉर्क एक्ट ना करे तो ये कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता। लीनियर मोमेंटम जो होता है एक लीनियर वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है ये लीनियर वेक्टर इसको कहा जाता है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है इसको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। एंड लास्ट लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, और अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट करे तो फोर्स किसकी इक्वल होती है, एफ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है इसको कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, और अगर इस पर कोई टॉर्क एक्ट करे तो वो टॉर्क किसकी इक्वल होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम मीन डेल एल ओवर डेल टी। ये तो था इनका एक छोटा सा कंपैरिजन। इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं कि डिराइव कैसे हमने इसको करना है। तो इसको डिस्कवर करने के लिए हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है। ये एक पार्टिकल है वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, जो कि और डिस्टेंस पर है इस रेफरेंस पॉइंट से, और डिस्प्लेसमेंट पर है, और इस मोमेंटम के थ्रू ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आप एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो कि एंगुलर मोमेंटम को पोजेस कर रहा है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, जो कि ऊपर हमने पॉइंट कंसिडर किया। इफ is so moves that its angular position changes relative to reference point। अब ये इस तरह मूव करे कि इसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से वो किस तरह चेंज होती है वो इस आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें। ये देखें, उसको हमने मूव किया। ठीक है, पहले ये यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, जबकि यहाँ से ये मूव करके आगे जा रहा है। अब ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है स्काई ब्लू कलर में, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ये बेसिकली क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड आउट कैसे करना है, राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आर और पी के दरमियान एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने आर को रोटेट करना है पी की तरफ। ठीक है, आपने आर को पी की तरफ रोटेट करना है, अपना राइट हैंड आपने इस स्क्रीन की तरफ लेकर आना है, और आपने आर को पी की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, आर को पी की तरफ रोटेट करेंगे तो आपका जो थंब है वो आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, आपका जो थंब है वो आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। इस डायग्राम को सॉरी इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। ये देखें, अब ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर आप आर को पी की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है, आर को पी की तरफ रोटेट करेंगे तो जो लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर आप पी को आर की तरफ रोटेट करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मीन कि अगर आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर आपका थंब डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन तो वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को देखें। ठीक है, एक लेफ़्ट पॉइंट है, एक राइट पॉइंट है। अगर आप लेफ़्ट पॉइंट
की तरफ आप स्क्रीन की तरफ अपने राइट हैंड को लेकर जाएंगे और अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्लॉकवाइज भी कहते हैं। और अगर आपका थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, तो वो उसको हम पॉजिटिव एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो करना क्या है आपने कि एक वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करनी है, ठीक है, और ये जो है वेक्टर ये परपेंडिकुलर है उस एरिया के, ठीक है। अब देखें, इट कैन बी डिफाइंड बाय राइट हैंड रूल। आपने यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसको क्या लिखना है, आर क्रॉस पी। लेकिन जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ में कोई भी दो क्वांटिटीज़ का वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा थोड़ा सा इरिटेटिंग है, तो अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो यहाँ पर R और P के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 हम ले लेंगे, यहाँ पे एंगल 90 है। साइन 90 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन क्या बच जाएगी, L इज़ इक्वल टू आर पी। अब P किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे। तो P की जगह क्या आ जाएगा, एम वी आ जाएगा, ठीक है। और एम वी किसके इक्वल होता है, ठीक है, ये ओमेगा की इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। सॉरी, वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ये आप जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने ये इक्वेशन एक डिराइव की थी और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आगे काफ़ी टॉपिक्स में आपको काम आएगी। तो वी इक्वल होता है आर ओमेगा के। अब इस वी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर ओमेगा पुट कर देंगे, तो एल किसकी इक्वल आ जाएगा, आर एम इंटू आर ओमेगा। अब आर इंटू आर क्या बन जाएगा, आर स्केयर। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, एल इज़ इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा। अब यहाँ पे एम आर स्केयर क्या चीज़ है, ये मूवमेंट आर्म है, ठीक है, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। एम आर स्केयर क्या है, मूवमेंट आर्म है। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि जो मूवमेंट आर्म होता है वो हर एक बॉडी का अलग होता है, ठीक है, हर एक का सेम तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है। अब हमें नहीं पता ये किस शेप की है, ठीक है, इरेगुलर शेप की कोई बॉडी है, तो इसका मूवमेंट आर्म तो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हर एक पार्ट का अलग अलग हम मोमेंट आर्म लीन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 1 से लेकर n तक, ठीक है, 1 to n पार्ट्स तक हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो हर एक पॉइंट का आपने अलग अलग एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो कैपिटल L किसकी इक्वल आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 सो ऑन टू अप टू Ln। तो देखें, अब यहाँ पे L किसकी इक्वल है, एम आर स्केयर ओमेगा के। तो फर्स्ट पॉइंट का जो मोमेंट आर्म है वो क्या आ जाएगा, m1r1 स्केयर, सेकंड पॉइंट का m2r2 स्केयर, थर्ड का m3r3 स्केयर एंड सो ऑन, और एन पॉइंट का क्या आ जाएगा, mn स्केयर। और यहाँ पे हमने ओमेगा को बाहर निकाल लिया। ओमेगा को बाहर क्यों निकाल लिया, क्योंकि कोई भी बॉडी हो, बेशक वो रिजिड बॉडी हो, इरेगुलर शेप बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, उसमें जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पर सेम रहती है, ठीक है। तो इसलिए ओमेगा इन सब में कांस्टेंट होगा, ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा को हम कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे फिर इस इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 इंटू एन एम आई आर आई स्केयर इंटू ओमेगा। और आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एम आई आर आई स्केयर किसकी इक्वल है, मूवमेंट आर्म की इक्वल है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। ये इसकी फाइनल इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम की, एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पर इसके यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर इसका आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं जूल पर सेकंड। और इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक ये इसकी डेरिवेशन थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है, इसकी डेरिवेशन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, कंपैरिजन की तरफ अगेन आते हैं। देखिए P किसकी इक्वल है,
लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ठीक है, P इज इक्वल टू mv। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। देखिए m किस में चेंज हो रहा है, I में, m की जगह I पुट हो रहा है, और v किस में चेंज हो रहा है, ओमेगा में, v की जगह क्या पुट हो रहा है, ओमेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो, तो फोर्स जब अप्लाई होती है तो वो किसकी इक्वल होती है, लीनियर मोमेंटम में, डेल पी ओवर डेल टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और इस पर क्योंकि टॉर्क एक्ट करता है तो वो टॉर्क किसकी इक्वल होगा, एंगुलर मोमेंटम में, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डेल एल ओवर डेल टी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम ज़मीन की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए ज़मीन जो है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द भी रिवॉल्व करती है, ठीक है, अपने ऑर्बिट के गिर्द भी रिवॉल्व करती है। तो अगर वो अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करे तो उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे और उसको हम एल एस से डिनोट करेंगे। तो एल एस किसकी इक्वल होगा, आई एस ओमेगा एस, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, हेयर द शेप विल बी ट्रीटेड एज स्फीयर। तो फिर आप शेप को क्या कंसिडर करेंगे, स्फीयर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आई एस की वैल्यू क्या फिर आपने पुट करनी है, 2/5 आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, सॉरी 2/5 एम आर स्क्वायर। स्फीयर शेप के लिए जो मोमेंट आर्म की वैल्यू होती है वो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आई की जगह आपने क्या पुट करना है, 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद है अगर यही ज़मीन सूरज के गिर रिवॉल्व कर रही है तो फिर ये ऑर्बिटल शेप बनाएगी, ठीक है। अगर सूरज के गिर रिवॉल्व कर रही है तो फिर ऑर्बिटल शेप बनाएगी। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फिर क्या होगा, एल ओ इज इक्वल टू आई ओ ओमेगा ओ, ठीक है। देखो हेयर द शेप विल बी ट्रीटेड एज रिंग, यहाँ पे आप शेप को रिंग कंसिडर करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो रिंग के लिए मोमेंट आर्म था, जो आई की वैल्यू थी, यहाँ पे आपने वो पुट करनी है, ठीक है। अब आई की जगह क्या पुट होगा, जो रिंग शेप के लिए मोमेंट आर्म है। क्लियर है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये सारा उसका समरी है पूरी, ठीक है, कि मोमेंट आर्म डिस्कवर कैसे होता है, उसका कंपैरिजन, और टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमने देखा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि टॉर्क इस पर कैसे अफेक्ट करता है। तो लेट मी रिमाइंड यू अबाउट टॉर्क फर्स्ट। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को हम पढ़ चुके हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टॉर्क इक्वल किसके होता है, आर क्रॉस एफ के। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये आपके सामने एक ब्लू कलर का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्स इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन को कैसे चेंज करती है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की। अब यहाँ पर हम मोमेंटम को ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें मोमेंटम ही प्रोड्यूस होगा जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे, ये एरिया देखें, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये जो पैरेललोग्राम का एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एंगुलर मोमेंटम को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर इस पर फोर्स कांस्टेंट रहेगी और इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो ये शेप बिल्कुल इसी शेप में रहेगी, ठीक है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इसका एरिया नहीं चेंज होगा। और ये जो एरिया कवर कर रही है, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका एंगुलर मोमेंटम ही तो है, ठीक है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ करेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो था एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही एक खूबसूरत लॉ है ये फ़िज़िक्स का, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होप सो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है।
पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखिए टॉर्क इक्वल होता है, जब टॉर्क एक्ट करता है तो टॉर्क इक्वल होता है डेल एल ओवर डेल टी के। अब इस पर अगर कोई टॉर्क एक्ट ना करे, टॉर्क ज़ीरो हो, तो ऑब्वियसली जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स L2 माइनस L1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर L2 माइनस L1 ज़ीरो के इक्वल है तो L1 को आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2। इसका मतलब है I1 ओमेगा 1 इक्वल हो जाएगा I2 एंड ओमेगा 2। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आपको नज़र आ रही है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। और ये आई और ओमेगा के दरमियान एक सी सा की शेप बना रहा है। वो कैसे बना रहा है या आगे इसकी एप्लीकेशंस में हम देखते हैं इसको ब्रीफली। ठीक है, देखें आपके पास इक्वेशन आई है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एक बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है। कैसे खूबसूरत है, इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन आपने उन पर कभी गौर नहीं किया होगा। तो उन एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट लाइक सी सा ऑफ आई एंड ओमेगा। ठीक है, ये आई और ओमेगा के दरमियान एक सी सा की शेप बना रहा है। सी सा गेम होती है, आप में से अक्सर ने खेली भी होगी। ठीक है, तो क्या होता है सी सा में कि एक इंक्रीज़ कर जाए चीज़ तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर पहली डिक्रीज़ कर जाए तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे होती है वो देखें। ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, एप्लीकेशन है डम्बेल एंड रिवॉल्विंग चेयर। ज़रा फर्स्ट डायग्राम पर गौर करें। इस पर यहाँ पर देखें, ये प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने हाथ में दो मेटल्स की हथौड़ियाँ उठाई हुई हैं। ठीक है, पहली डायग्राम में इन्होंने अपने बाजू फैलाए हुए हैं, तो वहाँ पर जो मूवमेंट आर्म है वो ज़्यादा है। जब मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है तब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है। अच्छा, दूसरी डायग्राम में इन्होंने अपने बाजुओं को अपनी चेस्ट पर रख लिया, क्लोज कर लिए, तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म कम हो गया। जब मूवमेंट आर्म कम हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पे एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये वीडियो आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं कि रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर ये बैठे हुए हैं। जब ये अपने बाजुओं को फैला कर रोटेट करेंगे तो इनकी स्पीड कम होगी, क्योंकि तब इनका मूवमेंट आर्म ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही अपने बाजुओं को क्लोज़ करेंगे तो इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर इनका मूवमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही मूवमेंट आर्म कम होगा इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, तो वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इनको कोई घुमा नहीं रहा, इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट आर्म इनका कम होगा एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये आप अर्थ की एग्जांपल ले सकते हैं। देखें, अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है, उसका एरिया ज़्यादा है तो मूवमेंट आर्म भी ज़्यादा है। ठीक है, मूवमेंट आर्म ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम है, रिवॉल्विंग की स्पीड उसकी कम है यहाँ पर। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ज़मीन का साइज़ कम हो जाए। ठीक है, मैस को कंसिडर ना करें यहाँ पे, मैस कंज़र्व रहता है। ठीक है, मैस को कंज़र्व रखे, आप जस्ट इमेजिन करें कि ज़मीन का साइज़ कम हो जाए। ज़मीन का अगर स्टूडेंट साइज़ कम हो जाएगा तो उसकी रिवॉल्विंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, वो ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, उसके बाद ये एक डिजिटल इसकी एग्जांपल है। इन दोनों डॉट्स को देखें गौर से, ये भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं इसकी। देखें, ये सीसा को देखें नीचे, जब ओमेगा इंक्रीज़ हुआ, जब ओमेगा ज़्यादा था तो मूवमेंट आर्म कम हो गया। ठीक है, जैसे ही मूवमेंट आर्म कम होगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ओमेगा इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर इस डायग्राम को देखें, अगर मूवमेंट आर्म बढ़ जाएगा तो ओमेगा डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, मूवमेंट आर्म बढ़ेगा तो ओमेगा डिक्रीज़ कर जाएगा, फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। पहली डायग्राम में ये दोनों डॉट्स एक दूसरे के करीब थे, अब ये दोनों डॉट्स एक दूसरे से दूर हैं। अब मूवमेंट आर्म इंक्रीज़ हो गया,
तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जैसा पहली डायग्राम में देखा हमने, मैं दोबारा वो आपको दिखाता हूँ कि इसमें देखें दोनों डॉट्स एक दूसरे के क्लोज थे, ठीक है। मोमेंट आर्म कम हुआ तो इनकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आइस डांसिंग। आइस डांसिंग ये आपने अक्सर वीडियोस देखी भी होगी, आप चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पर, कि जब वो अपनी बॉडी को फैलाते हैं, तो उनका मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है। मूवमेंट आर्म बढ़ता है तो उनकी स्पीड कम होती है, लेकिन रिवॉल्व होते होते वो अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अपनी टांगों को, अपने बाजुओं को क्लोज कर लेते हैं। जैसे ही वो क्लोज करते हैं तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो आप उनके बाजू या उनकी टांगें फैली हुई होती हैं तब मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है। मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है तो उनकी एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं, ठीक है, अपने बाजुओं को, अपनी टांगों को, तो उनका मूवमेंट आर्म कम हो जाता है। जैसे ही मूवमेंट आर्म कम होता है उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है। ये आप आइस डांसिंग की वीडियोस चेक भी कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद होंगी, ठीक है। उसके बाद वाटर स्वेलिंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसे होता है। ये देखें यहाँ ऊपर इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, ऊपर इस ग्लास का एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पर वाटर की स्पीड कम होती है। लेकिन अगर आप इसकी बॉटम को देखें तो यहाँ पर इसका एरिया कम है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पानी की रिवॉल्विंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। सेम यही फिनोमेना अप्लाई होता है टॉर्नेडो पर। टॉर्नेडो की वीडियोस भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। टॉर्नेडो में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एरिया कम है, तो ये ज़मीन के साथ तेज़ी से टकरा रहा है, ठीक है। मूवमेंट आर्म कम है जिसकी वजह से इसकी एंगुलर स्पीड ज़मीन के करीब ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से टकरा रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर गौर करें तो ये बादल काफ़ी फैले हुए हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है इसका मूवमेंट आर्म बढ़ता जाता है, तो इसकी स्पीड भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया। ये इन सारे जितने भी ये इसकी एप्लीकेशंस हैं ये डेली लाइफ से हैं, ठीक है। तो इन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। तो ये आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, लेकिन वहाँ पर आज आपको मालूम हुआ है कि वहाँ पर बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होता है। इवन के ब्लैक होल से लेकर जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हैरत अंगेज़ चीज़ें हो रही हैं उन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही अप्लाई होता है। तो आपने इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है, आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिल जाएंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। तो होप सो ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ख़ुद भी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास इंटरनेट मौजूद है, वहाँ पर भी आप सर्च करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह समझना है। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।